नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हम पेपर को देख रहे थे। प्रीवियस पेपर से जो जीएस के स्पेशल प्रश्न है यूपी स्टेट से आने वाले, उन प्रश्नों को हम देख रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम में इनका पोर्शन अच्छा खासा रहता है, तो उन्हीं प्रीवियस पेपर्स को हम देख रहे थे। देखिए, पहला प्रश्न है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? याद रखिएगा, 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, 4 संभाग हैं, 75 जिले और 915 जो हैं वो हमारे शहरी निकाय, जिन्हें नगर निकाय बोलते हैं, वो हैं। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि 825 विकास खंड भी हैं, ठीक है ना। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं विकास खंड 825, और 8135 न्याय पंचायतें भी हैं। ये आपको निर्वाचन आयोग की डेटा आपको मिल जाएंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट पे। देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसी में जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई है? देखिए, न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती में बनी हुई है। श्रावस्ती के बाद बहराइच और बलरामपुर का नाम आता है, यानी फर्स्ट पे ये है, उसके बाद सेकंड पे बहराइच और थर्ड पे बलरामपुर है। श्रावस्ती की अगर साक्षरता दर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 46.74%, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 46.74%, और बहराइच की 49.4% है, बलरामपुर की भी 49.51, यानी तीनों जिले जो हैं 50% से कम वाले हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है, यानी जिसकी आबादी 10 लाख से कम है? ये पूछ रहा है, शहर की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा मुरादाबाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद जो है वो मिलियन शहर नहीं है। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार, अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 7 मिलियन शहर थे या मिलियन प्लस शहर, जिसमें कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज था। और मुरादाबाद जो है वो अभी 0.89 यानी 8,90,000 उसकी आबादी थी, तो मिलियन शहर से थोड़ा दूर है अभी वो। अब देखिए, कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी आप जानते रहिए। तो कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विद्यालयों को समाज से जोड़कर उनमें आध्यात्मिक माहौल, यानी स्कूलों में राष्ट्रगान होना, सरस्वती वंदना किया जाना, इन सब को तैयार करना है, ठीक है ना। तो ये है कल्प योजना। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? याद रखिएगा 6 अनुभाग हैं। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल 6 अनुभाग हैं, और ये कौन कौन से हैं? तो मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी, ठीक है। तो 6 अनुभाग वर्तमान में उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में हैं। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देखिए, ये झांसी में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं अनुसंधान संस्थान झांसी में है, और ये इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ICAR है, उसी के अंतर्गत है ये। और चारा अनुसंधान के क्षेत्र में मानक संस्था है, स्थापना 1962 में हुई थी। अब देखिए, इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, धारवाड़, अंबिका नगर तथा श्रीनगर में है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में है। स्थापना वर्ष क्या है? तो 1962 हमारा स्थापना वर्ष भी है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति, ऑप्शन डी जो है, इसे शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहते हैं, ठीक है ना, रोटी कहा जाता है। और थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः 5 जिलों में हैं। कौन से 5 जिले हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, ठीक है। ये किरात वंश के हैं और कई उपजाति में विभाजित हैं। किरात वंश, ठीक है ना। वंश पूछे तो किस वंश के हैं? तो किरात वंश के हैं और कई उपजातियों में विभाजित हैं। मुख्यतः 5 जिले हमने बताए आपको, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर है। अब देखिए, उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी बहुत ही ख्याति प्राप्त नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा फिराक गोरखपुरी को। अब देखिए, पैदा ये हुए थे 1896 में गोरखपुर में, और इनके बारे में अगर कहा जाए, इनकी जो सबसे प्रसिद्ध किताब है, साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकी पुस्तक को मिला था गुले नगमा को, ठीक है, 1969 में। उर्दू का अगर पूछ दें कि उर्दू में साहित्य अकादमी पहला किसको मिला था, तो 1969 में
रघुपति सहाय यानी फिराक गोरखपुरी की कृति गुले नगमा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? एनसीजेडसी की बात कर रहा है, तो ये तो अपने प्रयागराज में स्थित है, ठीक है ना। उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र। इखलास खान का रोजा, ये मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में है और नवाब इखलास खान की बेगम ने अपने शौहर की याद में यानी इखलास खान की याद में मकबरे का निर्माण करवाया था और इसे ही इखलास खां के रोजा के नाम से जाना जाता है। मकबरे का निर्माण 1094 हिजरी संवत यानी 1690 ईस्वी में किया गया था। तो 1690 ईस्वी में कराया गया था। अब मकबरे की लंबाई चौड़ाई आपसे नहीं पूछेगा, फिलहाल कहाँ पर है ये आपको जानना चाहिए, तो बदायूं जिले में है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था, ठीक है ना, राजा चेत सिंह। अब देखिए, राजा चेत सिंह जो बनारस विद्रोह था उसका सन पूछ सकता है 1780 से 1781। राजा चेत सिंह और वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में मांगा था। चेत सिंह द्वारा मांगी गई रकम न देने पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार कर लिया था। फलस्वरूप चेत सिंह के सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार का विद्रोह कर दिया था। हेस्टिंग ने इस विद्रोह को सरलता से दबा दिया था। चेत सिंह के भतीजे महीप नारायण को राजा बना दिया गया और 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया गया उनके द्वारा। तो राजा चेत सिंह। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उत्तर प्रदेश संबंधित वो सब आपको याद होने चाहिए, उनका एरिया और उनकी लंबाई। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302.2 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है। आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर कहाँ कहाँ जाता है? तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ में समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 302.2 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो सिरेमिक सिटी हम कहते हैं खुर्जा को, ठीक है। देखिए, खुर्जा सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है और ये बुलंदशहर ज़िले में स्थित है। पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ये भी क्लियर है। लखनऊ और मुंबई में सपनों का शहर है, ये याद रखिएगा। और इलाहाबाद को प्राचीन नगर गंगा यमुना के संगम के लिए प्रसिद्ध है। जो अगर अन्य ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो उसमें। अब अगला प्रश्न हमने क्या बोला? पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जाहिर सी बात है मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के तट पर अगर बोले मुरादाबाद है तो रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। पीतल का काम यहाँ होता है। हस्तशिल्प उद्योग भी अच्छा खासा यहाँ पर है। और इसके साथ ही साथ जो ट्रॉफियाँ बनती हैं या जो भी पीतल के जो शिल्प होते हैं, बर्तन बनते हैं, वो भारत ही नहीं बल्कि यूएस हो गया, अपना ब्रिटेन हो गया, कनाडा, जर्मनी और मध्य पूर्व एशिया जैसे देशों में निर्यात किए जाते हैं। इसीलिए इसे पीतल नगरी या फिर ब्रास सिटी भी कहते हैं। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? देखिए, उत्तर प्रदेश अगर औद्योगिक विकास की हम बात करें तो ओवरऑल तो बहुत अच्छा डेवलप नहीं है, लेकिन अगर भाग के रूप में देखें तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है और बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित और सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है उत्तर प्रदेश का? फिरोजाबाद शहर को सुहाग नगरी कहते हैं। क्यों भाई? सुहाग की निशानी क्या है? गहने जेवर। तो यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, ठीक है ना। साज सज्जा के सामान, महिलाओं के प्रसाधन वाला का जिसे हम कह सकते हैं। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ बनती हैं, तो इसे इसीलिए कहते हैं। और आज से नहीं 200 सालों का पुराना इतिहास है इसका। चूड़ी उद्योग यहाँ पे अमूमन कारीगरों का जीवन यापन का महत्वपूर्ण जरिया है रोजगार का। अब युग में मिलाने हमें तो मुरादाबाद में पीतल का काम होता है। प्रतापगढ़ देखिए कालीन नहीं होता है, मिर्ज़ापुर में कालीन होता है। प्रतापगढ़ में आंवले का काम हो जाएगा, आंवला फल जो है। बरेली में हमारा फर्नीचर है। सहारनपुर में कागज़ इंडस्ट्री है। कालीन मिर्ज़ापुर हमने आपको बताया। और इसके अलावा मिर्ज़ापुर के अलावा जो है वो भदोही फेमस है। तो कालीन गलत है, यहाँ पे हमारा आंवला हो जाएगा। आंवला कहाँ कहाँ? अगर प्रतापगढ़ में हो तो कुंडा और काला कांकर में होता है।
कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? यहाँ पूछ रहा है कौन सी नहीं उगाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गेहूँ चावल तिलहन तो होता ही होता है, गन्ना जौ इन तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता क्योंकि यहाँ की मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त नहीं है। काली मृदा आपको जानी रहनी चाहिए होती है। इस कारण से गुजरात और महाराष्ट्र में इसका उत्पादन अच्छा होता है क्योंकि काली मिट्टी उसी से वहीं ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे डी। रबी की प्रमुख फसलें उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी हैं? देखिए रबी की प्रमुख फसलें कौन सी होती हैं? गेहूँ जौ चना मटर अलसी सरसों धनिया आदि। तो गेहूँ चना मटर जौ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए है। तो हम इसको टिक कर देंगे ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? कैश क्रॉप। तो गन्ना है हमारे पास। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या हो जाएगी? गन्ना। कुल कृषि योग्य भूमि जो उत्तर प्रदेश में है उसका 13% भाग पे गन्ने की खेती की जाती है। और 2020 से 21 के जो हमने चौथा जो अग्रिम था उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है और इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो ये तमाम प्रश्न थे। अन्य प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। इसके साथ ही MCQs जो प्रीवियस ईयर के GS के यूपी के हैं वो एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिए जाएंगे, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा करेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।